नमस्कार दोस्तों। चक्रवात दाना गुरुवार को उड़ीसा के तट से टकराने वाला है। दोस्तों आज है वीरवार और चंद घंटे बाद मतलब कि दाना जी हाँ अटैक करेगा उड़ीसा के तट पर और इससे राज्य की लगभग आधी आबादी पर असर होने का खतरा बना हुआ है। और दोस्तों ऐसा नहीं कि कोई भी अगर चक्रवात आता है तो राज्य की सरकार या फिर केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठ जाती हो, नहीं। अगर हमारे मौसम विभाग के द्वारा दोस्तों जानकारी दी जाती है तो उसको लेकर के पुख्ता इंतजाम होते हैं कि कैसे हम उस चक्रवात से निपट सकें, उसका सामना कर सकें। तो इसको लेकर के केंद्र सरकार ने और राज्य की सरकार ने 14 जिलों के लगभग 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अब मौसम विभाग ने कल बीते हुए बुधवार को ये अनाउंस किया था, ये कहा था कि चक्रवात के जी हाँ ये जो चक्रवात है ये शुक्रवार तड़के लगभग 70 किलोमीटर जी हाँ 70 किलोमीटर दूर भीतरकनिका नेशनल पार्क उद्यान और जो धामरा बंदरगाह के बीच में पहुंचने का इसने अनुमान लगाया है मौसम विभाग ने। और चक्रवात के दस्तक देने की प्रक्रिया 24 अक्टूबर की रात मतलब कि आज रात से चक्रवात स्टार्ट हो जाएगा और हवा की रफ्तार उस समय कम से कम 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना बताई है मौसम विभाग ने। और इससे पहले उड़ीसा और बंगाल में बुधवार को ध्यान रखिएगा बहुत हैवी बारिश हुई है, यहाँ पे अधिक रेन भी हुई है। और उड़ीसा में एनडीआरएफ ओडीआरएफ मतलब कि जो उड़ीसा की जो लोकल डीआरएफ है वो और अग्निशमन जो फायर जितनी भी सेवाएं होती हैं उनकी 288 टीमों को तैनात कर दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दे दी गई है। तो आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। 25 अक्टूबर की रात ध्यान रखिएगा 24 अक्टूबर की रात से होगी दस्तक और 25 अक्टूबर की सुबह तक जारी रहेगा ये चक्रवात और 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगी तेज हवाएं और 288 राहत टीमें उड़ीसा में तैनात कर दी गई है। तो ये पूरा का पूरा नंबर आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सो गाइस साउथ ईस्टर्न रेलवे ने ये कहा है कि पश्चिम बंगाल में 24 से 25 अक्टूबर को 150 से ज़्यादा ट्रेनें रद्द हो गई हैं। तो इस रूट में कोई भी ट्रेन अब नहीं चलने वाली है और जो काफ़ी सही कदम भी है। और वहीं पर पूर्वी रेलवे ने सियालदह डिवीजन में गुरुवार रात 8 बजे से लेकर के शुक्रवार सुबह 10 बजे तक 190 लोकल ट्रेन को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया है। और कैलकाटा में जो भी एयरपोर्ट है उन सभी अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दे दी गई है इस टाइम से इस टाइम तक के बीच में कोई भी उड़ान ना तो भरेगा ना ही कोई लैंडिंग होगी। सो बस इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि भुवनेश्वर में पीसीएस का एग्जाम भी था, जी हाँ उस एग्जाम को भी अब कैंसिल कर दिया गया है। अगर आप इस स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, इस स्टेट का भी अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये एग्ज़ाम अब कैंसिल हो चुका है। तो आपको एग्ज़ाम की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। सबसे पहले जो परेशानी है दाना को लेकर के इसको लेकर के यहाँ की सरकार काम करने वाली है। उड़ीसा में तटीय क्षेत्रों से लोगों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और इस प्रक्रिया में कम से कम 1 लाख से अधिक लोगों को इस डेंजर जो ये जोन है इस जोन से ले जा करके किसी सेफ जोन में शिफ्ट कर रही है यहाँ की सरकार मतलब उड़ीसा सरकार। और उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा राज्य ने लगभग 6000 रिलीफ कैंप बना दिए हैं। अगर इतना बड़ा चक्रवात इतनी बड़ी स्पीड से आएगा लोगों के घरों से टकराएगा, ठीक है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी हानि होगी। और यहाँ पर रिलीफ कैंप अगर बना दिए गए हैं तो यहाँ पर उन लोगों को शिफ्ट करा जाएगा इन रिलीफ कैंप के अंदर जो इस चक्रवात से प्रभावित होंगे। और इसके अलावा मैं अगेन बोलूँगा कि उड़ीसा सिविल सेवा परीक्षा 2023 की 27 अक्टूबर को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा साइक्लोन की वजह से स्थगित कर दी गई है। अगर आपका कोई भी फ्रेंड इस एग्जाम की तैयारी करे तो उस तक ये जानकारी प्लीज़ आप लोग जरूर पहुँचा दीजिएगा। अब उड़ीसा के अंदर दोस्तों 2 नेशनल पार्क है बहुत ही फेमस, आपसे एग्जाम में पूछता है वनडे एग्जाम में कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, या फिर आपसे पूछता है भीतरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो आप बोलते हैं उड़ीसा के अंदर। तो इन नेशनल पार्क को भी अब क्लोज कर दिया गया है, ध्यान रखिए। और वहीं बंगाल में 1.14 लाख लोगों को प्रभावित इलाकों से निकाल करके एक सेफ जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि इंडिया के अंदर भारत में आखिरकार लगभग कितने चक्रवात आते हैं साल में, पता है आपको? हर साल औसतन हमारे पास 2 से 4 ध्यान रखिएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, जबकि इनमें से मैक्सिमम उष्णकटिबंधीय चक्रवात जी हाँ पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में आते हैं। और भारतीय राज्य के पूर्वी तट पर ये सब स्थित हैं। और 1960 के दशक से लगभग 2000 के दशक के मध्य तक वैश्विक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से होने वाली मौतों में से 65% बंगाल की खाड़ी में हुई थी मौतें।
और ये सभी राज्य, जी हाँ, आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सभी के सभी केंद्र सरकार से दरकार करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ हमारा बजट, जी हाँ, थोड़ा इंक्रीज कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के चक्रवात आते हैं, यहाँ पर इन राज्यों को फाइनेंशियली बहुत भी लॉस होता है, और लॉस को पूरा करने के लिए फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी है दोस्तों, वो बात ये है कि आखिरकार क्या है चक्रवात। चक्रवात की परिभाषा होती क्या है? एक्चुअली चक्रवात जो होता है वो निम्न वायु दाब के एक बहुत बड़े केंद्र होते हैं, और इनके चारों तरफ केंद्र की ओर जाने वाली जो वायु दाब वाली जो रेखाएं होती हैं वो काफ़ी विस्तृत होती हैं, और केंद्र से बाहर की ओर वायु दाब बढ़ता जाता है, और इसलिए परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलनी स्टार्ट हो जाती हैं। और चक्रवात में हवाओं की, ध्यान रखिएगा, दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत, जी हाँ, एंटी क्लॉक घूमती है, और दक्षिणी गोलार्ध में उसके पैरेलल, उसके अनुकूल घूमती हैं। और इनका आकार कैसा होता है? वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इनका आकार होता है आपका अंडाकार, जी हाँ, या फिर हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी का जो यू होता है ना, यू, इस शेप में होता है ये। और चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा होता है शीतोष्ण चक्रवात। और ख़ास बात यह है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की अधिकतम बारंबारता पूर्वी चीन सागर में हमको देखने को मिलती है, और इसके बाद कैरेबियन सागर हो गया, आपका हिंद महासागर हो गया, और फिलीपींस, इसी क्रम में आते हैं चक्रवात। यहाँ पे जो भी चक्रवात आएंगे वो आपके सामने यही आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात आएंगे, और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कैरेबियन सागर में हरिकेन, और पूर्वी जो चीन सागर है उसमें हम कहते हैं उसको टाइफोन, ठीक है, टाइफून भी कहते हैं कुछ लोग, और फिलीपींस में इसको कहते हैं बैग्यू, और जापान में इसको बोलते हैं टाइसू, और ऑस्ट्रेलिया में इसको बोलते हैं विली विली, और हिंद महासागर में चक्रवात और साइक्लोन के नाम से हम इसको पुकारते हैं। और हम क्या हैं? हम इस समय हिंद महासागर का हिस्सा, तो हमारे यहाँ पे जो चक्रवात आते हैं इसलिए हम लोग उसके सामने चक्रवात जोड़ते हैं इसके नाम के साथ। तो ये है पूरी की पूरी इसकी परिभाषा। आई होप से ये बहुत ही ईजी डेफिनेशन थी, आपको क्लियर हो चुकी होगी। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि जो चक्रवात होते हैं सबके सब जो विनाशकारी चक्रवात होते हैं, लेकिन इनके नाम काफ़ी मतलब स्वैगी होते हैं, काफ़ी कैची होते हैं, काफ़ी अजब गजब होते हैं। जैसे कि कटरीना चक्रवात, बुलबुल चक्रवात, लीसा चक्रवात, ठीक है, पैलिन, लैरी, हुदहुद, निसर्ग, अम्फान। ये आखिरकार नाम रखता कौन है भाई? क्या ये चक्रवात अपने साथ में अपना आधार कार्ड लेके आते हैं कि हमारा नाम ये, हमको इंट्रो दे देते हैं, बाद में हमारे देश के अंदर तबाही मचाते हैं? ऐसा नहीं है, है ना। आपको याद होगा कोविड के समय, कोरोना महामारी में तबाही के दौरान एक तोकाते चक्रवात आया था, काफ़ी सुर्खियों में था ये। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन तूफानों का, इन चक्रवातों का नामकरण किस आधार पर रखा जाता है? क्या इसका क्राइटेरिया है? सो गाइस, इन विनाशकारी तूफानों का नामकरण कौन करता है? जी हाँ, वीडियो को पॉज करके आपको वैसे आइडिया होगा, जितने मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको बखूबी पता होगा इसके बारे में। तो पॉज करके आपने चाहो तो पर्सनल टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, जैसे आपको बेस्ट लगे वैसे कर लीजिएगा। अब इस कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन चक्रवातों का नामकरण कैसे होता है, राइट। सो गाइस, यहाँ पर भारत में आने वाले चक्रवातों का नामकरण होने के लिए आपको याद करना है वर्ष 2000, मतलब कि भारत और उसके पड़ोसी देशों में चक्रवातों के नाम रखने का जो चलन है ना, वो वर्ष 2000 से शुरू हुआ था। और इसमें प्रमुख रूप से हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, हम इंडिया खुद, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड, ये 8 देश शामिल हैं जो चक्रवातों का नामकरण करने का अधिकार रखते हैं। और इन मुल्कों ने पहले से अपने नामों की एक लिस्ट तैयार की हुई है, जिसके पास जो चक्रवात आएगा तो उसके टाइम पर वो वाला नाम ऑटोमेटिक डिफॉल्ट इसके नाम पर पड़ जाएगा। मतलब कि जैसे हमारा इंडिया है, ठीक है, हमारे पास अगर जो चक्रवात आएगा, ठीक है, हमारे देश के अंदर पे तबाही मचाएगा, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट नाम हमने सेट कर रखा है, जो चूज़ कर रखा है, लिस्ट बना रखी है, वो उसको नाम मिल जाएगा। ये होता है तरीका। और इसके अलावा तूफानों के नामकरण के लिए फ़िलहाल संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ नियम तय कर रखे हैं। उसी के हिसाब से ध्यान रखिएगा, हम तूफानों को, चक्रवातों को नाम दे सकते हैं। ये नहीं कि हल्का चक्रवात आया, बस हल्की सी स्पीड से हल्का से पेड़ गिरा दिया तो हमने उसको नाम दे दिया, नहीं। इसका क्राइटेरिया होता है। जैसे आपको पता होगा कि बंजर भूमि को बंजर भूमि घोषित करने का क्या क्राइटेरिया है, उस एरिया पर सालाना कितनी सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, अगर उससे कम वर्षा हुई तो वो क्षेत्र क्या हो जाएगा, बंजर घोषित हो जाएगा। तो हर चीज़ का क्राइटेरिया होता है, तरीका होता है।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं और इसके नामकरण की जो चलन था, जो प्रक्रिया हमने शुरू करी है, वो किस वर्ष से करी है, राइट। क्योंकि वनडे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस करो इतना ही। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।